हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रता। दोस्तों में हम बात करेंगे सलार के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस की, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन। ये क्या हिट का टैग लेकर जाएगी, सुपर हिट का लेकर जाएगी, या फिर ब्लॉकबस्टर का लेकर जाएगी? देखो, मुझे मतलब नहीं है फैंस क्या सोच रहे हैं। मैंने अभी डंकी का बनाया था, मुझे जो सही डेटा मिला है मैंने उसके ऊपर बनाया है और अपना जेन्युइन फीडबैक दिया है। मैंने बोला है डंकी जो है एक सुपर हिट का टैग है उसके पास, क्योंकि जिस हिसाब से उसका बजट था और जिस हिसाब से उसका कलेक्शन है। अब कुछ लोग मेरी बात से मंजूर है नहीं है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा काम है फेयर रिपोर्टिंग करना। आते हैं सलार के ऊपर। देखो, सलार के सबसे पहले बजट को लेकर असमंजस है कि बजट कितना है, बजट ये बजट वो। देखो, जब सलार बन रही थी ना तो बहुत रिपोर्ट्स आती थी बॉलीवुड हंगामा के ऊपर भी और भी मीडिया पोर्टल्स के ऊपर कि सलार का बजट 350 करोड़ पहुंच गया है। बट अभी आप अगर चेक करोगे गूगल पे, विकिपीडिया पे, सलार का बजट दिखाता है 270 करोड़ रुपए। ये मेकर्स की स्ट्रेटजी होती है कि जब फिल्म आपका रिलीज हो जाती है थोड़ा बजट कम कर दो, ताकि जो है फिल्म अपने हिसाब से ये मोल्ड कर ले कलेक्शन को। देखो, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरे हिसाब से ना सलार का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 270 करोड़ रुपए है विदाउट प्रभास फीस। प्रभास इंडिया का सबसे महंगा एक्टर है, सबसे महंगा एक्टर है। ये बात डंकी की चोट के ऊपर मैं कह सकता हूं, उससे महंगा एक्टर कोई नहीं है। तो आप अगर 270 करोड़ रुपए प्रिंट एंड मीडिया वाला सारा बजट मिलाकर चलाते हो जो प्रोडक्शन, तो कम से कम नहीं ना तो 130 करोड़ रुपए तो भाई प्रभास की फीस है। 400 करोड़ रुपए इसका बजट पकड़ कर चलो, जो कि पहले लोग बोल भी रहे थे कि सलार का बजट 400 करोड़ है। बट इसके ऊपर भी अभी भी कुछ लोग डाउट क्रिएट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे 400 करोड़ बजट तो है बट उसमें 270 करोड़ रुपए पहले वाले का है और जो दूसरा पार्ट थोड़ा बहुत शूट किया गया है उसका है। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सेकंड पार्ट का जो बजट होने वाला है ना वो कम होने वाला है। रीजन मैं आपको बताता हूं। जो इन्होंने सेट तैयार किए हैं, जो भाई साहब आर्ट वर्क किया है, जो खानसार बनाया है पूरा, वो तो सेम ही रहेगा। तो सेकंड पार्ट का बजट बहुत कम होगा। और सेकंड पार्ट जो है ना, मैं इतना बता सकता हूं, अभी बैठकर प्रिडिक्शन कर सकता हूं, प्रभास के करियर की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है सेकंड पार्ट सलार का जब आएगा। तो भाई इसका बजट 400 करोड़ रुपए आप मानकर चलो। अब ओटीटी डिजिटल एंड सैटेलाइट, ओटीटी डिजिटल एंड भाई म्यूजिक, सॉरी, तो 350 करोड़ रुपए इसको आ चुका था। ये भाई साहब ट्विटर के ऊपर है, जाकर देख लो, वेरीफाइड अकाउंट ने किया हुआ। बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो 350 करोड़ इसने रिकवर कर लिया। रह गया कितना? मात्र 50 करोड़ रुपए। तो लोग सोचेंगे 50 करोड़ इसको कमाने हैं, ये हिट हो जाएगी। नहीं भाई, गेम अलग है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटर का खेल, क्योंकि साउथ की जो फिल्में हैं और खासकर जो पैन इंडिया आती है ना, उनके बहुत अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एपी तेलंगाना अलग बिकेगा, चेन्नई अलग बिकेगा, कर्नाटका का अलग बिकेगा, उसके बाद भाई साहब आ जाओ हिंदी में अलग होगा। तो सारा झोलझाल होता है, इतना मैथमेटिक्स होता है जो आपका दिमाग खराब हो जाए। मुझे 3 मार्केट का एक जेन्युइन डेटा मिला है, वो बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि केरला के अंदर प्रभास की जो फिल्म सलार है वो सुपर हिट का टैग ले चुकी है अकेले केरला के अंदर। एपी तेलंगाना में 175 करोड़ रुपए पे डील डन हुई थी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जो कि 175 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दिया था प्रभास मतलब सलार के मेकर्स होमले फिल्म्स को। अब 175 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रेक इवन लाने के लिए ना, जो डील होती है कि 175 करोड़ तो मैं ले रहा हूं, फिल्म चलेगी तो मैं कहां इसको मानूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम 300 करोड़ ग्रॉस करना था इसको एपी तेलंगाना से, जो कि 222 से 225 करोड़ नेट करके बैठी है। आराम से 300 करोड़ ग्रॉस इसका हो चुका है। तो आप ये टिक मार सकते हो कि एपी तेलंगाना में फिल्म हिट है, इसने अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया है। आज जो ओवरसीज, ओवरसीज का था 70 करोड़ रुपए। मेरे हिसाब से ओवरसीज में बहुत महंगी बिकी थी, जिस हिसाब से वो भाई है, फैन फॉलोइंग है, मैं मानता हूं, बट ओवरसीज में बहुत ज्यादा पैसा दिया इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया था 70 करोड़, जिसका ब्रेक इवन होता है कम से कम 130 करोड़ रुपए। अब ओवरसीज का अगर मैं डेटा मानकर चलूं तो 110 के आसपास तो इन्होंने कर लिया था, वहां पर थोड़ा सा कम इनका रह जाता है। बट जब ऑफिशियल नंबर आएगा फाइनल वाला, उससे सारी कहानी समझ में आएगी। आते हैं हिंदी मार्केट के ऊपर। मैं हिंदी मार्केट को एक इसका कहूंगा, यहां पर फेयर रिपोर्टिंग हुई है। कुछ बीच में हुआ था जो बुक माई शो के साथ झोलझाल हुआ था, उसको हटा दो। तो हिंदी करोड़ में, हिंदी में सॉरी हिंदी करोड़ बोल दिया, हिंदी में 80 करोड़ में ए फिल्म यानी कि अनिल ठंडाने की कंपनी ने
80 करोड़ रुपए होमले फिल्म्स को दे दिया था, ये लो पकड़ो 80 करोड़ में हिंदी वर्जन मेरा हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा कमाना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 140 करोड़ रुपए ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कमाना था, कम से कम 140 करोड़ रुपए। जो जब हम फिल्म किसी को बेचते हैं ना, तो वहां क्लॉज होता है कि इतना कमाएगी तो ये हिट मानी जाएगी या मेरा पैसा निकला वो माना जाएगा, नहीं तो आपको बाद में कुछ ना कुछ भाई साहब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये होता है। आप बड़े बड़े बैनर अगर आप देखेंगे ना, खासकर सलमान भाई का मैं बताऊंगा, वो जब डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म बेचते हैं, उनकी फिल्म नहीं चलती है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा वापस करते हैं। सलमान भाई के बारे में बात कर रहा हूं, वो ऐसा बंदा है। अब आ जाओ तुम, 175 करोड़ एपी तेलंगाना, 80 करोड़ हिंदी, ओवरसीज का 70। मैं अभी भाई तमिल का नहीं मानकर चल रहा हूं कुछ भी, और ना मैं कर्नाटका वर्नाट उधर का मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो ये बन जाता है 325 करोड़ रुपए इनको पहले मिल चुके हैं। 325 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिए, ये लो पकड़ो अपना 325 करोड़ रुपए। और 350 करोड़ रुपए ओटीटी से भी आ चुके थे इनके पास, ओटीटी डिजिटल एंड भाई सैटेलाइट म्यूजिक यहां से भी आ चुके थे। तो ये सब हो गया। अब ब्रेक इवन इसने एपी तेलंगाना में अचीव कर दिया, 300 करोड़ ग्रॉस करके साइड हो गई, वहां पर हिट का टैग लग गई। हिंदी से भी 140 करोड़ के आसपास खड़ी है, यहां पर भी हिट का टैग लेकर साइड हो चुकी है। रहता है भाई साहब ओवरसीज, ओवरसीज में थोड़ा सा बिलो गई है ये, जिस हिसाब से इससे उम्मीदें थी। बट मैं इतना कहना चाहूंगा, वो कवर अप इसने कर लिया कहां से, कर्नाटका से कर लिया, केरला से कर लिया, यानी कि मलयालम से कर लिया। और तमिल में भी इसने ठीक ठाक बिजनेस किया है, बहुत अच्छा नहीं किया है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, ओवरऑल अगर इसका अभी आप 610 620 करोड़ मानकर चलते हो, मैं अगर फेयर बोलूं तो 325 करोड़ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर का मानकर चलूं, तो इसको जेन्युइन 700 करोड़ क्लब अगर इसने हासिल कर लिया है, एज पर मेकर तो इन्होंने कर लिया है, पर ट्रेड के हिसाब से नहीं करा है। ट्रेड जब बोल दे 700 करोड़ इन्होंने हासिल कर लिया है, तो ये फिल्म कैसे भी करके ना हिट से ऊपर का टैग लेकर जाएगी, हिट से ऊपर का टैग लेकर जाएगी। ये भी ब्लॉकबस्टर नहीं है, सुपर हिट नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, जो जो कमियां रह गई सलार पार्ट 1 में, सलार पार्ट 2 का बजट कोई ज्यादा नहीं होगा, मैं इतना बता दूं आपको, बट सलार पार्ट 2 इनको धंधा बहुत तगड़ा करके देगी, बहुत बड़ा धंधा करके देगी। जब ओवरऑल सलार 1 सलार 2 जब आ जाएगी 2025 में, बिजनेस एनालिसिस करेंगे ना, तब मैं कह सकता हूं सलार जो है सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रभास जैसे एक्टर होते हैं और वो प्रोड्यूसर नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे को मतलब नहीं है तुम्हारी फिल्म कमाए ना कमाए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। प्रभास इसके ऊपर ही काम करता होता है, अपनी फीस के ऊपर। तो प्रभास जैसे एक्टर आ जाते हैं ना, तो बजट अपने आप ही बढ़ जाता है भाई। उनकी फीस ही 100 से 120 130 करोड़ रुपए है प्रभास जैसे एक्टर की, और प्रभास उसको जस्टिफाई भी करता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रभास के आने से मेकर्स को फायदा बहुत होता है। ओपनिंग ही भाई साहब फाड़ लगती है, बट उसके बाद जो है फिल्म का कंटेंट चलता होता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, सलार जो है हिट का टैग लेकर बॉक्स ऑफिस से जाएगी। जब पार्ट 2 आएगी तो देखना ये क्या धमाल मचाएगी। अब कुछ लोग मेरे से एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन हो वो करो, इसको मानना है मानो, नहीं माना ना मानो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।